मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी राम जी अपने वैचारिक द्वंद्व से जूझ रहे होते हैं, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार उन वैचारिक द्वंद्व की स्थिति से निकलकर वे धीरे धीरे एक वैचारिक स्थिरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही BHU की कार्यशैली छात्र संघ की पूरी चर्चा यहां पर इस एपिसोड में की जाएगी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो देश में और देश के बाकी विश्वविद्यालयों में हो रहा है, वे सब उसकी पृष्ठभूमि कहां से बननी शुरू हुई थी। तो आज का जो एपिसोड है वे छात्र संघ की कार्यशैली को लेकर अति महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक सुने। चलिए हमारे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। MA की शिक्षा के दौरान मेरे कुछ अन्य प्राध्यापक जैसे डॉक्टर भंवरलाल गर्ग तथा डॉक्टर रामहर्ष सरन वामपंथ के घोर विरोधी थे। जब दिसंबर 1971 में भारतीय सेना बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने वाली थी, ठीक उसी समय अमेरिका ने अपना 7वां युद्धक बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। उस समय पूरे भारत में हाहाकार मच गया था। ऐसा लगता था कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में हस्तक्षेप कर देगा, किंतु दक्षिणपंथी अध्यापक इस विकास क्रम को बड़े सतही ढंग से लेते थे। शीघ्र ही जब सोवियत संघ ने अपने कई युद्धपोतों को 7वें बेड़े के पीछे लगा दिया, तो इन तमाम दक्षिणपंथी प्राध्यापकों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में शक्ति संतुलन के सिद्धांत की बात कहकर सोवियत संघ की भूमिका को नकारने की कोशिश की। वैसे शुक्र मनाना चाहिए कि शक्ति संतुलन कहा, शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा। ऐसे प्राध्यापकों से छात्र बहुत ही प्रभावित हुए थे। ऐसे छात्रों से कक्षा में मेरी खूब झड़प हो जाती थी। मैं हमेशा कहा करता कि भारत सोवियत संघ संबंध शक्ति संतुलन के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के लिए था। तो ये एक बेसिक समझ थी जो लोगों को वो भी नहीं थी कि जो मैत्री संधि हुई है सोवियत संघ और भारत के बीच में, वे साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हुई है। मैं हमेशा कहा करता कि भारत सोवियत संघ संबंध शक्ति संतुलन के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के लिए था। उस समय बांग्लादेश में भारतीय हस्तक्षेप को लेकर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा काउंसिल में प्रस्ताव भी पास करवा लिया था, जिसे सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल करके निरस्त कर दिया था। प्रोफेसर राव, गर्ग तथा सरन जैसे प्राध्यापकों की सोवियत विरोधी मानसिकता पर मुझे आश्चर्य होता था। ये सभी प्राध्यापक मात्र शक्ति संतुलन वाली बातें करके सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जा रही हर प्रकार की सहायता के महत्व को बिल्कुल नकार देते थे। तो यहाँ पर ये सभी दक्षिणपंथी प्रोफेसर्स थे जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, उसके समर्थक थे। तो यहाँ पर एक बात मेरे मन में उठ रही है। हो सकता है जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन्हें आपसे साझा जरूर करूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी राजनीतिक समझ मुझसे बहुत ज्यादा होगी। तो वो इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पर जो मेरे अंदर इस वक्त आ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जैसे कि मेरे हिसाब से क्या इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि इनडायरेक्ट वे में विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते वे अपने ही देश की नीतियों का खंडन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और ये सभी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं। और ये लोग साम्राज्यवाद को इनडायरेक्ट फॉर्म में साम्राज्यवाद यानी कि अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका का समर्थन करना गाहे बेगाहे पाकिस्तान को समर्थन देने जैसा भी लग रहा है मुझे। तो हो सकता है मेरी समझ इस मामले में गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा सवाल मेरे जहन में उभरा था। तो क्या इसे मतलब ये माना जा सकता है कि साम्राज्यवाद के ये लोग हमेशा पिछलग्गू रहे हैं, दक्षिणपंथी लोग? अधिकतर छात्रों के बीच भी इसी तरह की अवधारणा व्याप्त थी। साथ ही पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सांप्रदायिक भावना काफी भड़क चुकी थी। अनेक छात्र क्रश पाकिस्तान, पाकिस्तान को कुचल दो लिखकर अपनी साइकिल में
पट्टी बांधकर बीएचयू में क्लास करने आते थे। ऐसा देखकर मैंने अपनी साइकिल में यह लिखकर कि क्रश अमेरिका एंड इट्स रनिंग डॉग्स, यानी कि अमेरिका तथा इसकी पिछलग्गू कुत्तों को कुचल दो। माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दक्षिण पंथियों को अमेरिका का पिछलग्गू कहा था। माफी चाहती हूं उन लोगों से। मेरी ये पट्टी कक्षा में अक्सर बहस का मुद्दा बन जाती। इतना तो निश्चित हो गया था कि मैं अकेला ऐसा छात्र था जिसकी समझ औरों से एकदम भिन्न थी। ऐसे वातावरण में मेरी क्लास में अनेक ऐसे छात्र थे जो कम्युनिस्ट ना होते हुए भी मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे छात्रों में एक थे विमल दीक्षित। तो दलित होने के नाते जहां आपको जगह जगह पर जातिगत विरोध का सामना करना पड़ता है, वहीं अच्छे लोग भी आपकी काबिलियत के कायल होते हैं और आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए काबिल होना बहुत जरूरी है। विमल मेरे द्वारा प्रस्तुत तर्क संगत विचारों की खूब प्रशंसा करते थे। वे अपने धूपचंडी मोहल्ले स्थित निवास पर मुझे कई बार ले गए थे। उनके चाचा बृजमोहन दीक्षित बनारस के सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनकी प्रसिद्धि इस बात के लिए हुई थी कि वे धागे से किसी मरीज का बुखार नाप लेते थे। होता यह था कि डॉक्टर साहब एक लंबे धागे का एक सिरा मरीज को पकड़वा देते थे तथा दूसरा सिरा खुद पकड़ कर बताते थे कि किसको कितना बुखार है। धागे से बुखार नापने वाली उनकी ये विधि मरीजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक दिन जब मैंने उनके निवास पर कहा था, मैंने विमल दीक्षित से डॉक्टर साहब के चमत्कार का जिक्र किया। विमल दीक्षित हंसते हुए बोले, आप भी मूर्ख हैं। चाचा जी पुराने ख्याल के आदमी हैं। उनके मरीजों में अनेक चमार तथा नीची जाति के लोग हैं जिन्हें वे छू नहीं सकते, इसीलिए धागा पकड़कर बुखार नापते हैं। धागे का रहस्य जानकर मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो ये सुनकर थोड़ा सा मुझे ताज्जुब होता है कि जो इतनी विचारधाराओं से प्रभावित रहते हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव का भी वे सामना करते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात तुलसी राम जी के समझ में नहीं आई। ये थोड़ा मुझे अचंभित कर रही है ये प्रसंग। जुलाई 1971 से जुलाई 1973 के बीच 2 साल में जब मैं राजनीति शास्त्र में एमए कर रहा था, धीरे धीरे विचारधारा के स्तर पर मैं स्थायित्व की तरफ बढ़ने लगा। फिर भी नक्सलवाद की तरफ मेरा झुकाव किसी न किसी रूप में बना रहा। ऑल्दो ये उसके उग्रवादी स्वभाव से विरोध करते थे। बांग्लादेश की आजादी के विरुद्ध चीन की भूमिका मुझे बहुत खटकती थी। 2 साल पूर्व यानी 1969 में संपन्न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं कांग्रेस के बाद जब माओ त्से तुंग का चीन की राजनीति पर एकाधिकार हो गया, तो उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री लिन पियाओ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किंतु 2 साल के अंदर माओ की नजर में वे क्रांति विरोधी हो गए। परिणाम स्वरूप लिन पियाओ को चीन से भागना पड़ा। संयोगवश भागते समय उनका हेलीकॉप्टर मंगोलिया की राजधानी उलन बातौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप बंगाल के नक्सलवादियों में फूट पड़ गई। एक ग्रुप अपने को लिन पियाओ समर्थक कहने लगा तथा दूसरा लिन पियाओ विरोधी। इस तरह माओ त्से तुंग की नीतियों के प्रति अनेक नक्सलवादियों के बीच संदेह पैदा होने लगा। लिन पियाओ मामले से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। 1972 के आते आते नक्सलवादियों में कई ग्रुप पैदा हो गए थे जो आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए थे। तो यही हाल मुझे बाबा साहब के जाने के बाद उनकी राजनीतिक विचारधारा के लिए भी कही जा सकती है, मुझे लगता है। तो जैसे उनके बाद उनकी विचारधारा जो है वो कई धड़ों में बट गई, जिसकी वजह से कभी भी हम लोग एक सशक्त मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सके, इसी विघटन की वजह से विचारधाराओं के। अंतोतगत्वा चारू मजूमदार को कलकत्ता पुलिस ने 16 जुलाई 1972 को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर से मैं बहुत दुखित हुआ था, क्योंकि उनका मुंह मेरे दिमाग में बरकरार था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बनारस के अखबारों में तरह तरह की खबरें छपती रही। एक ऐसी ही खबर से जब यह पता चला कि उनके भूमिगत निवास से ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, तो मुझे आशंका हो गई थी कि संभवतः चारू मजूमदार बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब अंतोतगत्वा चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में ही कलकत्ता के एक अस्पताल में 28 जुलाई 1972 को मृत्यु हो गई, महज 10-12 दिन बाद ही।
उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही गोरख पांडे मेरे निवास पर आए और वे अत्यंत दुखित होकर चारू मजूमदार का गुणगान करने लगे। उस दिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा याद आई वह थी चारू मजूमदार की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1975 तक भारत में सशस्त्र क्रांति सफल हो जाएगी। चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद यह साफ होने लगा था कि नक्सलवादी आंदोलन में एकता स्थापित होना असंभव है। इस दौरान विभिन्न जेलों में बंद 6 बड़े नक्सलवादी नेताओं द्वारा लिखा गया एक पत्र नक्सलवादियों के आंतरिक सर्कल में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस पत्र को लिखने वालों में कानू सान्याल, नागभूषण पटनायक तथा चौधरी वेंकटेश राव आदि शामिल थे। इस पत्र से पता चलता है कि चारू मजूमदार के दूत के रूप में खोकन मजूमदार, जो चीन जाकर माओ से तुंग से मिलने की कोशिश की थी किंतु मिल नहीं पाए, फिर भी वे चीन कम्युनिस्ट पार्टी के खुफिया विभाग के डायरेक्टर कांग शेंग से मिलने में सफल रहे। सबसे मजेदार बात यह थी कि कांग शेंग ने भारतीय नक्सलवादियों की सारी स्ट्रैटेजी एवं टैक्टिक्स को गलत बता दिया था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध को भी गलत कहा। यह प्रश्न चारू मजूमदार की रेवोल्यूशनरी अथॉरिटी से था, जिसका मतलब था कि क्रांति से जुड़ी किसी भी नीति का निर्धारण चारू मजूमदार करेंगे। ऐसी अथॉरिटी लेनिन तथा माओ के पास हुआ करती थी। इसे भी कांग शेंग ने ठुकरा दिया था। इन 6 बड़े नक्सलवादी नेताओं के उक्त पत्र में लिखे तथ्यों के बाद मेरे जैसे हजारों समर्थक पूरे आंदोलन के चरित्र से निराश हुए थे। मतलब पहले ही तुलसी राम जी इस बात को मानते थे कि उग्र रूप किसी भी क्रांति का वो ठीक नहीं है, और अब वहां पर उनको जो एक स्थिरता चाहिए थी विचारों की वो मिलने लगी थी। धीरे धीरे माओवाद का बचा खुचा अस्तित्व मेरे मस्तिष्क से गायब होने लगा। यद्यपि मैं व्यावहारिक रूप से सीपीआई का कार्य करता था, किंतु बीएचयू के हिंदुत्ववादी छात्र नेता मुझे खूंखार माओवादी समझते थे। 1972 की ही बात है। छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर बीएचयू छात्र संघ भवन में विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल में मैं भी शामिल था। वहां 5-6 आरएसएस से जुड़े विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता भी उपस्थित थे। अब आगे का ब्यौरा जो है वो काफी खतरनाक है कि किस प्रकार छात्र संघ की कार्यशैली होती है बीएचयू में थी, उस पर जरा ध्यान दीजिए। अगस्त का उमस वाला महीना था। मैं भूख हड़ताल स्थल पर दीवार से सटकर पैर फैलाकर आंखें मूंदकर आराम करने की मुद्रा में पड़ा हुआ था। विद्यार्थी परिषद के राम बहादुर राय, सुरेश अवस्थी तथा भरत सिंह जैसे हिंदुत्व के कर्मठ नेता भी वहां थे। वे लोग मुझे सोया हुआ समझकर आपस में कहने लगे कि ये तो नक्सलवादी है, झूठे ही भूख हड़ताल पर बैठा है, इसकी एक दिन पिटाई करनी है। मैं उनकी सारी बातें तथा पिटाई करने की योजना को सुनता जा रहा था। उन लोगों में भरत सिंह की छवि एक बाहुबली की थी। वे लोग जिस तरीके से योजना बना रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वे तुरंत हमला करने वाले हैं। उन लोगों में सिर्फ राम बहादुर राय ही ऐसे व्यक्ति थे जो एक सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले थे। अतः राय ने हमले की योजना का विरोध किया। इस बीच में जानबूझकर सोया हुआ बना रहा, किंतु मैं बहुत घबराया हुआ भी था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बैठ गया। तब तक वहां समाजवादी बहुजन सभा आदि संगठनों के अनेक छात्र नेता आ चुके थे। जब विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेताओं द्वारा मेरे ऊपर संभावित हमला करने की योजना का पता छात्र नेता मोहन प्रकाश को चला, तो उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ हाथ में माओ से तुंग की रेड बुक लेकर पूरे बीएचयू कैंपस का चक्कर लगाऊंगा। देखता हूं कि आरएसएस के लोग ये क्या करते हैं। मोहन प्रकाश बाद में बीएचयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट चुने गए। वे समाजवादी विचारों वाले थे। वे आगे चलकर राजस्थान विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। वर्तमान समय में वे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्मरण रहे कि उन दिनों बीएचयू के हिंदुत्ववादी छात्र बहुत उग्रवादी थे। अतः हिंसक वातावरण कायम था, और ये हिंसक वातावरण किस प्रकार था इसका उल्लेख वे कर रहे हैं, जो बेहद विभत्स है। इस पृष्ठभूमि में आरएसएस के विपिन बिहारी चतुर्वेदी की भूमिका उल्लेखनीय है। और आपकी यदि याददाश्त कमजोर है तो आपको याद दिला दूं कि विपिन बिहारी चतुर्वेदी जी वही हैं जिनका तीसरे उपखंड में तुलसी राम जी जिक्र करते हैं कि किस प्रकार वे राजा साहब की हवेली को जो शाखा है उसके शाखा लगाने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, और वहां
जो शाखा में आए विद्यार्थी और लोग होते थे उनको किस प्रकार का मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिया करते थे। तो आपको शायद अभी वो प्रसंग भूला नहीं होगा तीसरे उपखंड का। तो ये वही विपिन बिहारी चतुर्वेदी का जिक्र है। चतुर्वेदी जी ने सन 1969 में दमन सेना नामक अपना एक व्यक्तिगत संगठन बना रखा था। वास्तव में संगठन के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं था, किंतु आरएसएस से जुड़े कुछ बाहुबली किस्म के छात्र इसमें शामिल थे। दमन सेना का मूल उद्देश्य था कम्युनिस्टों का दमन करना। तो दमन सेना है और कुछ खास लोगों का दमन करने के लिए बनाई गई है। इस संदर्भ में दमन सेना ने अपनी स्थापना के कुछ महीने बाद बीएचयू के कम्युनिस्ट नेता दीपक मलिक पर पहला हमला किया था। उस समय मलिक साहब बाल बाल बच गए थे। ठीक उसी समय विपिन बिहारी चतुर्वेदी ने लगभग 2 दर्जन कम्युनिस्ट नेताओं की एक लिस्ट को उजागर किया जिन पर दमन सेना हमला करने वाली थी। डेयरिंग देखिए कि लिस्ट जारी करके हमले की घोषणा की जा रही है। और आज बीएचयू छात्र संघ की यही कार्यशैली बीएचयू से निकलकर समूचे देश में फैल गई है विश्वविद्यालयों तक, जिसके चलते जो छात्र संघ के चुनाव है वे दिन प्रतिदिन साल दर साल बहुत हिंसक होते जा रहे हैं। विपक्षी छात्र नेताओं के साथ मार काट की और उनका मतलब खून खराबा की जो हरकतें हैं वो आम होती जा रही है और खुलेआम की जा रही हैं। तो मैं समझती हूं कि इस तरह की दमन सेना को आजकल आप कह सकते हैं आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश में ये बढ़ गई है और लोकतंत्र के पैरेलल इसने एक तंत्र खड़ा कर दिया है जिसे आप भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में यदि मेरी बात आपको सही ना लगी हो तो तर्क भी दीजिएगा साथ में। कुछ ही दिनों के भीतर बीएचयू तथा बनारस में दमन सेना का काफी आतंक फैल गया था। संयोगवश मार्च 1971 में बीएचयू के तत्कालीन छात्र संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार कपूरिया की चाकू मारकर चतुर्वेदी जी ने हत्या कर दी। तो कितना घनघोर आतंक था और हमले के लिए जो जारी की गई लिस्ट थी उससे आतंकित कितने लोग रहे होंगे। कपूरिया बनारस के गंगा घाट के एक प्रसिद्ध पंडा के बेटे और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। यह हत्या आपसी दुश्मनी के चलते हुई थी। इस संदर्भ में रोचक तथ्य यह था कि चाकू से बुरी तरह घायल होने के बावजूद कपूरिया ने चतुर्वेदी को कसकर दबोच रखा था। अत्यधिक खून बह जाने के कारण वे वहीं मर गए, किंतु उनकी पकड़ ने चतुर्वेदी को भागने नहीं दिया। इस बीच अय्यर हॉस्टल के छात्रों की भीड़ ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। चतुर्वेदी को आजीवन कारावास की सजा हुई। उनके जेल जाने से दमन सेना का भी अंत हो गया, अन्यथा भविष्य में मेरे जैसे अनेक कम्युनिस्ट उनके जानलेवा हमले का शिकार हो सकते थे। इस संदर्भ में हैरत में डालने वाला विकास क्रम यह था कि जब 1977 में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित जनता दल की केंद्र में सरकार बनी, उस समय जी.डी. तपासे उत्तर प्रदेश के गवर्नर नियुक्त हुए। तपासे उस समय चर्चा में इसलिए थे क्योंकि वे दलित थे। गवर्नर की हैसियत से उन्होंने चतुर्वेदी की सजा माफ कर दी और वे जेल से बाहर आ गए। तो आज भी दक्षिणपंथियों की यही कार्यशैली काम में वे लाते हैं। दलित राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाएंगे। और नीट की परीक्षाओं में किस प्रकार ओबीसी के खिलाफ ओबीसी का ही इस्तेमाल किया घोषणाओं के लिए। तो ये इनका स्टाइल है जो समझना पड़ेगा और यहां पर इसकी भरपूर व्याख्या है और काफी सिंपल शब्दों में है जिसे समझना मुश्किल नहीं है। स्मरण रहे कि जनता पार्टी की सरकार में आरएसएस की तत्कालीन जनसंघ पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी तथा एल.के. आडवाणी जैसे कई नेता मंत्री थे। कपूरिया की हत्या के बाद बीएचयू की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिली। उस समय बीएचयू छात्र संघ के संविधान में यह प्रावधान था जिसके अनुसार यदि छात्र संघ में किसी अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो विगत चुनाव में जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मत पाकर हार चुका है वही नया अध्यक्ष होगा, सेकंड रनर अप। तो यहां पर छात्र संघ का संविधान वहां पर
बनाया जाता है तो किस तरीके से तैयारी की जाती है। इस प्रावधान के चलते छात्र नेता आनंद कुमार स्वतः छात्र संघ के अध्यक्ष हो गए। उन दिनों बीएचयू में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रशासन के समक्ष मांग रखने की परंपरा कायम हो चुकी थी। संयोगवश 1972 में पहली बार दिल्ली में एशिया 72 नाम से व्यापारिक प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रदर्शनी का भारत के अखबारों में बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था। अतः नए अध्यक्ष की हैसियत से आनंद कुमार ने तत्कालीन कुलपति डॉक्टर कालू लाल श्रीमाली के समक्ष एक मांग रखते हुए कहा था कि जो छात्र एशिया 72 देखने दिल्ली जाना चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय न सिर्फ जाने का किराया दे बल्कि उनके वहां ठहरने का भत्ता भी दे। अचंभे की बात यह थी कि इस मांग को लेकर छात्रों ने हड़ताल कर दी थी। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया तथा आनंद कुमार विश्वविद्यालय से निष्कासित हो गए। अन्य कम्युनिस्ट छात्रों के साथ मैंने इस तरह की मांग का खुलेआम विरोध किया था। ये मांग नाजायज ही थी। उस समय तमाम लोहियावादी छात्र नेता हम कम्युनिस्टों के विरोध में ये नारा लगाते थे, वीसी के घर जाओ, काजू किशमिश खाओ। राजनीति शास्त्र की कक्षाओं में शिमला वार्ता के बारे में खूब चर्चाएं होती थी। चूंकि पाकिस्तान एक हारा हुआ देश था, इसलिए तमाम छात्र इंदिरा गांधी की विदेश नीति का खूब समर्थन करते थे। सीमा विवाद जैसी अनेक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से शिमला समझौता काफी ऐतिहासिक सिद्ध हुआ था। दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते के चलते लगभग 1 लाख पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को भारत ने रिहा कर दिया और वे पाकिस्तान चले गए। इस संदर्भ में मुझे एक मार्मिक दृश्य याद आता है। जब पाकिस्तानी युद्ध बंदी भारत में थे तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर रोज शाम एक 10-15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। यह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था, बल्कि उस निर्धारित समय पर जितने भी कैदी बोल सकते थे वे अपने घर वालों को अपना हाल चाल बताते थे। तो इससे पता चलता है कि इंदिरा जी जो थी वे काफी उदारवादी और प्रोग्रेसिव विचारों की महिला थी, नेत्री थी, क्योंकि वे इस बात को मानती थी कि नेताओं के या जो भी युद्ध करते हैं, युद्ध बंदी जो होते हैं, उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इन देशों के बीच ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था, बल्कि उस निर्धारित समय पर जितने भी कैदी बोल सकते थे वे अपने घर वालों को अपना हालचाल बताते थे। हालचाल बताने के कुछ निर्धारित शब्द होते थे। इन शब्दों के आगे कुछ भी नहीं बोला जाता था। जैसे यदि किसी कैदी को बोलना था तो वे सिर्फ इतना ही बोलता था, मैं मोहम्मद हनीफ, गली मोहल्ला या गांव फला फला कराची रावलपिंडी का रहने वाला हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। इस कार्यक्रम को हजारों पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के परिवार बड़े ध्यान से इस आशा में सुना करते थे कि कभी ना कभी उनके किसी अपने का संदेश आ जाएगा। यद्यपि उन कैदियों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी मैं इस कार्यक्रम को नियमित रूप से पूरा का पूरा सुनता रहता था। उस समय मेरे दिमाग में अनायास ये बात आती कि इनमें कोई ना कोई मेरा भी अपना होगा जो कहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये वाक्य मुझे हमेशा चौका घाट जेल की भी याद दिला देता था। पिछले ही उपखंड में उसका जिक्र है। स्मरण रहे, जेल में रात भर चलने वाली कैदियों की गिनती के बाद पक्का लोग चिल्लाकर बोलते थे, सब कुछ ठीक ठाक है। तो वहीं से उनको लगा शायद कोई अपना भी इनमें होगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मंथन के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।